वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 29 सितंबर 2025, दिन सोमवार। कक्षा की शुरुआत के लिए, प्रार्थना के लिए, मंत्रों के उच्चारण के लिए ज्योति गुप्ता बहन, रीवा, मध्य प्रदेश से, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। ज्योति जी बहन। भैया। चलिए करते हैं मंत्रोच्चार। इसके लिए चश्मा लगा उतार लीजिए। कमर सीधी करके बैठ जाइए। हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके देवी की स्तुति करेंगे। ओमकार के साथ मंत्रोच्चार करेंगे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन स्वाहा सर्वशक्ति महामाया दिव्यज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माता प्रथमः शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया चन्द्रघण्टेति चतुर्थी कूष्माण्डा पंचमी स्कंदमातेति षष्ठी कात्यायनीति च सप्तमी कालरात्रिति अष्टमी महागौरी नवमी सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। ॐ सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम पतिते नमः। आपस में अपने हाथों को रगड़िए। हाथों में महसूस हो रही इस गर्मी को नेत्रों में ले जाइए और महसूस करिए और बड़ी ही कोमलता के साथ नेत्रों को खोलेंगे जाना। और मुस्कान के साथ आज के सीखो सिखाओ की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जी भैया। वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए कक्षाओं में अब स्वर उदय विज्ञान का स्वाध्याय चल रहा है। तो आज स्वाध्याय की इस कड़ी में स्वाध्याय शुरू करते हैं। सूर्योदय विज्ञान का यह संसार एक भड़ भुजे की भट्टी की भांति है, जिसमें कई घड़ों में रेत गर्म हो रहा है। समय आने पर भड़ भुजा थोड़ी सी रेत इस घड़े से, थोड़ी सी रेत उस घड़े से, थोड़ी सी रेत अगले घड़े से निकालकर चने आदि को भूनता है। कुछ ऐसी ही स्थिति आज की हो रही है। जिसे देखो परेशान, जिसे देखो भटकाव, जिसे देखो उलझन, अर्थात कई भांति की समस्याएं चल रही है। और इन समस्याओं को भूलने का उपाय नींद की गोलियां, मदिरा, मैंड्रेक्स, चरस, चुगलखोरी, मारन, उचाटन तथा स्तंभन नहीं है, बल्कि केवल एक ईश्वरो उपासना से सभी समस्याएं हल हो जाती है। इसके बाद आप अपने स्वर से उपरोक्त हल निकाल सकते हैं। स्वरोदय विज्ञान के द्वारा आप रोग नाश कर सकते हैं, आप साधना सिद्ध कर सकते हैं, आप जिसे चाहें बस में कर सकते हैं, आप शिव से साक्षात्कार कर सकते हैं,
आप परीक्षा में पास हो सकते हैं। आप इच्छा अनुसार गर्भ धारण कर सकते हैं। आप जैसा चाहें लाभ उठा सकते हैं। स्वरोदय विज्ञान की अत्यंत प्राचीन तथा महान विद्या है। एक समय ऐसा भी था कि भारत के घर घर में इस विद्या की पूजा तथा इसके प्रयोग किए जाते थे। इसी समय को स्वर्ण काल कहा गया, क्योंकि इस काल में कोई दुखी नहीं थे, कोई समस्याएं न थी। प्रतिदिन स्वरोदय विज्ञान का अभ्यास किया जाता था, जिसके कारण जीवन उजाले में जिया जाता था। सभी सुख थे, सभी सुविधाएं थी। स्वर उदय विज्ञान की महिमा को देखते हुए प्रत्येक संत समुदाय ने इसे स्वीकार भी किया था। इस पर अनथक मनन तथा अभ्यास भी किए गए थे। इसी विषय में सर्वभंगी संत समुदाय के श्री कीनाराम जी लिखते हैं कि ईड़ा चंद्रमा में तथा पिंगला सूर्य के ग्रह में निवास करती है। सुषुम्ना इन दोनों ग्रहों के मध्य में निवास करती है। जब सूर्य चंद्र और सूर्य का सहज और समान से उदय हो जाता है तो शून्य में शब्द का प्रकाश होता है। मन में अजर अमृत झरने लगता है और सुख रूपी अमृत का आस्वादन होने लगता है। संतों के विकट अनुभव, विकट बोल तथा विकट साधनाएं ये समझ में ना आए तो समझनी चाहिए। संत किनका राम जी की कहते हैं कि ईड़ा तथा पिंगला नाम की दो नदियां बहती है, जिसमें सुंदर जल की धारा प्रवाहित होती है। इसी भांति संत योगेश्वराचार्य जी कहते हैं, ईड़ा तथा पिंगला का शोधन करके सुषुम्ना की राह थामनी चाहिए। इस भांति 5 को मार करके 25 को बस करें और 9 की नगरी जीत लेनी चाहिए। इस भांति के अनमोल शब्द कह करके समाज का कल्याण ही तो सोचा था संतों ने। इंगला पिंगला शोधन करके पकड़ो सुखमन डगरी। इंगला पिंगला शोधन करके पकड़ो सुखमन डगरी। 5 को मारी 25 बस किन्हो, जीत लियो 9 नगरी। स्वरूप प्रकाश के पृष्ठ 13 पर दिया यह श्लोक स्वरोदय विज्ञान के पक्ष में कितनी महान बात कहता है। 5 को मारी अर्थात तत्व 5 होते हैं, इन्हें मारो। 25 बस किन्हा अर्थात 25 प्रकृतियां होती हैं, इन्हें बस में करें। जीत लियो 9 नगरी अर्थात 9 नगरी कहा गया है नव द्वारों को। इन 9 द्वारों को जीत लिया। कैसे? स्वर उदय विज्ञान के अनुसार स्वरूप का साधन करके। इसी भांति के अनेक श्लोक पाए जाते हैं। भजन रत्नमाला के पृष्ठ 19 तथा 20 पर स्वर उदय विज्ञान के विषय में कहते हैं, सोहंग शब्द विचार के बोहंग में बन लाई। इंगला पिंगला दोनों द्वार है, सुखमन में ठहराई। अतः मैं तो आप सब पाठकों से यही कहूंगा कि संतों की वाणी को सदा प्राण प्रिय मानो। होते शब्द अनमोल हैं, इन्हें सत्य ही जानो। स्वर उदय विज्ञान में इस बात पर बहुत बल दिया जाता है कि साधक को क्या प्रत्येक मनुष्य को अपनी नाक के ही द्वारा श्वास प्रश्वास ग्रहण करने चाहिए, जबकि बहुत से मनुष्य मुख के द्वारा सांस ग्रहण करते हैं। इस आदत को सदा के लिए त्याग ही दिया जाना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि प्रकृति ने सांस लेने का अधिकार केवल नाक के द्वारा ही दिया है, मुख के द्वारा नहीं। शायद यही कारण था कि नाक के भीतर बाल उगाए गए। आप सब जानते हैं कि वातावरण में कितनी धूल, कितनी गर्द मिली रहती है, जैसे कि खुली आंखों के द्वारा केवल तेज प्रकाश में देख जाना संभव होता है। आप सूर्य की रोशनी में किसी भी कमरे में बैठकर धूल और गर्द को वातावरण में उड़ते हुए देख सकते हैं। नाक के द्वारा सांस लेने पर नाक में उगे बालों के द्वारा यह धूल कण क्षण करके रुक जाते हैं और मुख के द्वारा सांस ग्रहण करने पर यह धूल कण सीधे फेफड़ों में जा पहुंचते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जुकाम आदि की शिकायत पैदा हो जाती है। आप सदा याद रखें
कि प्रकृति ने हमारे शरीर को कुछ इस भांति का बनाया है कि हमारे शरीर की प्रकृति अपने भीतर विजातीय तत्वों को संजोकर नहीं रखती। आप स्वयं अनुभव करके देख सकते हैं। धूल भरी आंधी चलने पर आप आंखें खोले रहिए तथा हवा के प्रवाह की तरफ बढ़ें या देखते रहें। आंखों में धूल गिरने से तकलीफ तो होगी, इसे आप सह जाएंगे। तो रात को सोने के बाद प्रातः जब उठेंगे तब आपकी आंखें कीचड़ से सनी हुई होगी। वातावरण से आंधी या हवा के द्वारा धूल कणों को सेवन करने से 2 या 3 दिन में जुकाम हो जाएगा। कुछ गलत खा लिया तो आपको उल्टी या दस्त हो जाएंगे। इसी भांति अनेकों प्रयोग करके देखे जा सकते हैं। इस समय हमारा प्रयोजन चिकित्सा के विषय में नहीं है, अतः इसे यहीं समाप्त करके आपको कहना चाहते हैं कि स्वरोदय विज्ञान का लाभ पाने के लिए तो नाक के द्वारा सांस ग्रहण करना अनिवार्य ही है। इसके साथ ही स्वस्थ रहने के लिए नाक के द्वारा ही सांस ग्रहण करना चाहिए। यदि नाक के द्वारा सांस ग्रहण करने की आदत होगी तभी तो प्राणायाम के द्वारा कुंभक आदि की क्रिया कर पाने में सरलता होगी। आप स्वस्थ रहने के लिए स्वर उदय विज्ञान के द्वारा अनेकों लाभ उठा सकते हैं। सोते समय चित होकर न सोएं, क्योंकि इससे सुषुम्ना स्वर चलने लगता है। सुषुम्ना स्वर के चलने पर कार्यों में विघ्न प्रस्तुत नहीं होते, बल्कि रात्रि को नींद ठीक नहीं आती और स्वप्न भी डरावने तथा अशोभनीय आते हैं। भोजन के बाद आराम करना चाहिए। इसकी अवधि कम से कम आधा घंटा तो होना ही चाहिए। भोजन के बाद आराम करने के लिए लेटे तो सर्वप्रथम बाईं करवट लेटें, इसके बाद दाहिनी करवट लेटें। इस भांति करने से भोजन के पचने की क्रिया सहज हो जाती है। भोजन को सदा सूर्य स्वर में ही ग्रहण करें। भोजन के पश्चात तुरंत मूत्र त्याग करें। बाएं स्वर में मूत्र त्याग करें, दाएं स्वर में मल त्याग करें। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति स्वयं को आलोचक समझते हुए प्रकृति के विधान को नहीं मानता, जबकि एक नवजात शिशु अपनी आयु के प्रथम वर्ष तक बाएं स्वर में मूत्र त्याग करता है और दाएं स्वर में मल त्याग करता है, जिसके कारण वह पूर्णतः स्वस्थ रहता है। दांत निकलने के समय जब दर्द होता है तभी उसकी यह स्वर प्रक्रिया भंग हो जाती है, जिसके कारण वह तकलीफ उठाता है। कहा जाता है कि शिशु को तांबे का कड़ा चूड़ी पहनाने से दांत सरलता से निकलते हैं। ऐसा क्यों? तांबा सूर्य तथा मंगल की धातु है, अर्थात तांबा गर्म प्रभाव का रखता है। अतः जब इसे धारण कराया जाता है तो शरीर में उष्णता बढ़ जाती है, जिसके कारण सूर्य स्वर अधिक चलता रहता है। उल्टी तथा दस्त आदि के कारण शरीर कमजोर होकर शीतल हो जाता है। ऐसे समय में सूर्य स्वर की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिससे कि शरीर में उचित तापक्रम बना रहे। बस यही लाभ तांबे को धारण करने से होता है। सूर्य स्वर में गर्मी की प्राप्ति होती है तथा चंद्र स्वर में शीतलता प्राप्त होती है। रात में वातावरण शीतल होता है, अतः सूर्य स्वर को चलाने के लिए कहा गया है। दिन में वातावरण गर्म होता है, अतः चंद्र स्वर चलाने को कहा गया है। ऐसा करने वाला व्यक्ति निश्चय ही योगी होता है। यहाँ पर योगी शब्द से तात्पर्य योगी के स्वास्थ्य से है। जिस भांति योगी स्वस्थ होता है, इसी भांति उपरोक्त साधन करने वाला स्वस्थ होगा। जब कोई रोग प्रस्तुत हो जाए तो आप स्वर विज्ञान के सहारे बहुत ही शीघ्र रोग को समाप्त कर सकते हैं। रोग होते ही अपने स्वर को देखें कौन सा चल रहा है, यह अनुभव करके दूसरा स्वर चला दें और इसे चलाते ही रहें। आप स्वयं ही अनुभव करेंगे कि रोग की शक्ति क्षीण होते होते समाप्त होती जा रही है। इसी भांति कुछ ही समय में रोग समाप्त हो जाता है। आप यह न सोचें कि मैं शब्दों का मायाजाल फैलाता जा रहा हूँ। विश्वास करें कि यह सर्वथा अनुभूति योग है। आप इसे आजमाइए और लाभ उठाइए। कैसा भी रोग हो, स्वर बदलने से शांत हो जाता है। स्वर की प्रक्रिया बिगड़ने से ही रोग हो जाते हैं। अतः स्वरों तथा संभव शोधन करते जाना रहना चाहिए। बाएं स्वर जल प्रधान है, अतः चाय, कॉफी, कोका कोला, शरबत तथा पानी आदि को दाएं स्वर के चलते समय ग्रहण करने से लाभ होगा। इन्हीं सब विशेषताओं से भरे स्वर उदय विज्ञान पर श्री चरणदास जी कहते हैं, बाईं करवट सोइए,
जल पिए स्वर पी, दाहिने स्वर भोजन करे, सुख पावत है जी। स्वरोदय विज्ञान से लाभ उठाने के लिए आपको रोगों की प्रकृति को समझना होगा कि कौन सा रोग सर्दी से है तथा कौन सा रोग गर्मी से है। यह निश्चय के पश्चात सर्दी के रोगों को समाप्त करने के लिए सूर्य स्वर को लगातार चलाएं। इसी भांति गर्मी के रोगों को समाप्त करने के लिए चंद्र स्वर ही प्रयोग करें। इन सब प्रक्रियाओं से आप बिना औषधि के ही शीघ्र ही रोग समाप्त कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आवश्यकता समझे तो स्वरोदय विज्ञान की ही स्वर उदय दवा तैयार कर लें। यह दवा वास्तव में कोई दवा नहीं बल्कि पानी मात्र है। इसे तैयार करने तथा संभाल कर रखने के लिए लाल रंग की तथा सफेद रंग की शीशी की आवश्यकता होती है। अब आप इसे कांसे के पात्र में जल भर करके अपनी नाक के पास ला करके नाक से 8 या 10 इंच दूर रख के जल को एक टक्की लगाकर देखते रहें तथा अपनी सांस की हवा को जल तक पहुंचने दें। यह क्रिया स्वस्थ व्यक्ति करे। लगभग 15 मिनट बाद इस जल को शीशी में रख लें। सावधानी यह रखनी होगी कि चंद्र स्वर में अगला जल तैयार होगा तथा सूर्य स्वर में अगला जल बनेगा। इन्हें मिलाया नहीं जाएगा। सूर्य स्वर से तैयार जल को लाल रंग के शीशी में रख लें। इसी भांति चंद्र स्वर वाले जल को सफेद शीशी में भरकर रख लें। अब आप इससे चिकित्सा कर सकते हैं। शीत जनित रोगों में सूर्य स्वर चलवा करके लाल शीशी से आधा कप जल पिलाएं। 1-1 घंटे के अंतर से 4 खुराकें दें। आप इसके गुण को स्वयं ही अनुभव करके आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतनी शीघ्र ही यह औषधि रूप जल रोग को नाश कर डालता है। इसी भांति गर्मी जनित रोगों में सफेद शीशी वाला जल उपरोक्त विधि के अनुसार पिलाएं तथा चंद्र स्वर चलवाएं। यह जल 3 दिन तक शक्तिकृत रहता है। प्रयोग करें, अवश्य ही लाभ मिलेगा। आइए सब इच्छित संतान की प्राप्ति पर वार्ता करें। सभी शास्त्रों में मनचाही संतान प्राप्त करने के उपाय कहे गए हैं। यदि किसी को लड़कियां ही जन्मती हो तो पुत्र की प्राप्ति तथा जिसने पुत्र के जन्मते हो पुत्री की इच्छा हो, तो इन सब के लिए अनुभूत तथा अभूतपूर्व प्रयोग बताए गए हैं। तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, सूर्योदय शास्त्र तथा शकुन शास्त्रादि इस विषय में भरे पड़े हैं। आवश्यकता है तो केवल मार्गदर्शन की। इस विषय में अन्य पुस्तकों में अलग अलग प्रस्तुतिकरण किया गया है। यहाँ पर केवल स्वरोदय विज्ञान के द्वारा ही मनचाही संतान प्राप्त करने के लिए तरीके बता रहा हूँ। जब पुरुष का सूर्य स्वर चल रहा हो तथा स्त्री का चंद्र स्वर चल रहा हो तो विषय भोग करने से यदि गर्भ ठहरेगा तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस स्थिति में उल्टा करने से कन्या का गर्भ धारण होता है। इसी भांति के अनेकों उपाय भित्री पृष्ठ पर प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पर आपसे कुछ अलग ही बात कहनी है। यह माना जाता है कि स्त्री को मासिक स्राव के बाद स्नान करने के पश्चात चौथे दिन से 16वें दिन तक विषय भोग करने से गर्भ की प्राप्ति होती है। इस विषय में विद्वानों का विशेष कथन यह है कि मासिक के स्नान के पश्चात चौथी रात्रि को विषय भोग करने से अल्प आयु तथा दरिद्री पुत्र होता है। 5वीं रात्रि में सुखदायक पुत्री का, 6ठी रात्रि में मध्यम आयु वाला पुत्र, 7वीं रात्रि में बांझ पुत्री, 8वीं रात्रि में ऐश्वर्यवान पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्य पुत्री, 10वीं रात्रि में चालक पुत्र, 11वीं रात्रि में दुष्चरित्र पुत्री, 12वीं रात्रि में सर्वोत्तम पुत्र, 13वीं रात्रि में वर्ण संस्कार कोख वाली पुत्री, 14वीं रात्रि में सर्वगुण संपन्न पुत्र, 15वीं रात्रि में भाग्यशाली पुत्र, 16वीं रात्रि में सभी भांति के उत्तम पुत्र का गर्भ धारण होकर निश्चय समय पर संतान की प्राप्ति होती है। स्वर उदय विज्ञान शिव सूर्योदय नामक ग्रंथ पर आधारित पुस्तक है। आपको शिव सूर्योदय सर्वत्र उपलब्ध हो सकती है। प्रस्तुत पुस्तक पर कार्य करने का मुख्य ध्येय यही था
कि अनादिकाल से चली आ रही इस विद्या का रूप काफी हद तक बिगड़ चुका है। पहले कई श्लोक स्वयं ही प्रमाणित करते हैं कि वह किसी के अन्य के द्वारा लिखे गए हैं। इस पुस्तक में मैंने कोई भी परिवर्तन नहीं किया तथा बल्कि शिव सूर्योदय को अत्यधिक आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया हूँ। आप शिव सूर्योदय को पढ़ते समय स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं कि बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं हो पाती और सदा ही भौतिक रहस्य का आवरण ओढ़े रहस्य के बिना ही रह जाती है। इस पुस्तक में मैंने सभी रहस्य को स्पष्ट किया है। यह पुस्तक शिव सूर्योदय पर आधारित अवश्य है, परंतु शिव स्वरोदय नहीं है। शिव सूर्योदय के श्लोकों को आधार अवश्य बनाया गया है। मेरी तो यही प्रयास है कि पाठकों को अधिक सुख मिले, अधिक लाभ मिले। इसी दृष्टिकोण से अपनाकर पुस्तकों का लेखन कार्य करता हूँ। पुस्तक सूर्योदय विज्ञान इसी ध्येय को लेकर प्रकाशित की गई है तथा यह भी ध्येय है कि पाठकगणों की शिकायत समाप्त हो जाए। कोई भी ग्रंथ लाभकारी नहीं है तथा कोई भी सही नहीं है। मुझे आशा है कि आपको सूर्योदय विज्ञान के द्वारा कहे गए प्रयोगों से अनेकों लाभ होंगे। इसी आशा के साथ आपका परम स्नेही योगीराज यशपाल भारती जी। तो आज अपना स्वाध्याय जो है सूर्योदय विज्ञान का जी हम सभी को स्वर विज्ञान का अनुभव अपने जीवन में करना चाहिए, इसे अपनाना चाहिए। बृहद आयुर्वेदिक चिकित्सा। बृहद आयुर्वेदिक चिकित्सा के स्वाध्याय में आयुर्वेद के मूल सिद्धांत, आयुर्वेद का उद्देश्य, आयुर्वेद के अंग, आयुर्वेद का स्वरूप की जानकारी को लेते हुए आगे चलते हैं। आयुर्वेद के बारे में इस पुस्तक में क्या क्या जानने को मिल रहा है। रोगों के निदान का कारण जानने के लिए माधव निदान के सूत्रों के लिए अष्टांग हृदयम, जो बागवट के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, तथा शारीरिक ज्ञान के लिए सुश्रुत संहिता और चिकित्सा कार्य हेतु चरक संहिता सर्वोत्तम ग्रंथ है। मानव शरीर की उत्पत्ति 5 पदार्थों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हुई है। यह सर्वमान्य धारणा है। भोजन के बाद शारीरिक क्रियाएं उसे तोड़ना प्रारंभ करती है। भोजन का स्वाद उसके रस की प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है। मीठा भोजन रक्त, मांस, वसा, हड्डियां, वीर्य तथा शक्ति को उत्पन्न करता है। मीठे पदार्थ नम, ठंडे तथा भारी होते हैं। खट्टे पदार्थ पाचन शक्ति बढ़ाते हैं, शारीरिक क्रियाओं को तेज करते हैं तथा बात को दूर करते हैं। नमकीन पदार्थ भी बात को दूर करते हैं किंतु कफ उत्पन्न करते हैं। कुछ पदार्थ खाते समय किसी और अन्य स्वाद के होते हैं और खाने के उपरांत अर्थात पाचन के समय उनका गुण बदल जाता है। इसी के आधार पर आयुर्वेदिक चिकित्सा के दौरान औषधियों तथा इनकी मात्राओं पर विशेष ध्यान रखा जाता है। आयुर्वेद के मतानुसार समस्त रोगों की जड़ उदर संबंधी गड़बड़ी, विकार है। खाना खाने के समय मुख में होने वाली क्रियाओं के कारण कफ उत्पन्न होता है, फिर उसमें अन्य तमाम तरह के शारीरिक द्रव्य भीतर ही मिल जाते हैं।
इससे पित्त पैदा होता है और अंत में भोजन से समस्त लाभकारी पदार्थ सोख लिए जाते हैं। उसके उपरांत वात उत्पन्न होता है। भोजन के दौरान भोजन से आहार रस उत्पन्न होता है। आहार रस से रस धातु से रक्त, रक्त से मांस, मांस से वसा, वसा से अस्थि, मत्स्य मंजा, वीर्य और ओज उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भोजन का जो भाग शरीर के काम आता है वह प्रसाद और बेकार पदार्थ जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, मल पदार्थ, मल मूत्र, नाखून, पसीना इत्यादि कहलाते हैं। आयुर्वेद के मतानुसार रोगों की उत्पत्ति का कारण कफ, पित्त एवं वात के असंतुलन है। इसे त्रिदोष सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर कफ, पित्त या वात से उत्पन्न रोगों की पहचान की जाती है। आयुर्वेदिक मतानुसार कफ अमाशय में पैदा होता है। यह शरीर को गम बनाए रखता है। कफ पाचन शक्ति, रक्त विचार, स्मरण शक्ति, भूख, मल मूत्र निकास, हृदय की सामान्य गति, हाथ पांव की पेशियां, सृजनशीलता तथा शरीर के जोड़ों को प्राकृतिक तरीके से कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके 5 रूप होते हैं। पित्त पित्ताशय एवं बड़ी आंत के मध्य उत्पन्न होता है। इस शरीर की गर्मी बनाए रखने का कार्य करता है। भोजन को पचाकर उससे रस उत्पन्न करने का काम पित्त का ही होता है। पित्त नेत्रों की ज्योति, त्वचा की रंगत, धड़कन, जिगर की सक्रियता, गुर्दे तथा पचे भोजन से उपयोगी तत्वों को खींचने में अपनी मुख्य भूमिका का निर्वहन करती है। वात या वायु शरीर में अशुद्धियां निकालने को, सांस लेने, भोजन को मुख से आमाशय तक तथा वहां से मल द्वार तक ले जाने का कार्य करता है। वायु ही 5 तरह की होती है जो अलग अलग अंगों में रहने के कारण अलग अलग नामों से जानी जाती है। रोगियों में कफ, पित्त और वात में से किसी भी एक प्रकार की प्रधानता अथवा कमी के रोग की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेदीय मतानुसार बीमारी के लिए सिर्फ रोग का आक्रमण ही जरूरी नहीं होता, बल्कि ऐसी परिस्थितियां भी जरूरी है जिनके कारण किसी रोग के कीटाणु शरीर पर आक्रमण करने में सफल होते हैं। रोगी को कुछ क्षण प्रमुख रूप से उभर आते हैं और कुछ लक्षण छिपे रहते हैं। यह लक्षण रोग की पहचान, कारण जानने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक विकृतियों का भी विश्लेषण किया जाता है। रोग किस स्तर तक फैल चुका है यह भी देखा जाता है। रोगी और इसके रोग के संबंध में विस्तार पूर्वक पुरानी जानकारी भी मिल जाती है। रोगी के परिवार में कौन कौन सी बीमारियां माता पिता, नाना नानी, दादा दादी को रही थी, आवश्यकता अनुसार इसकी भी जानकारी ली जाती है तथा नाड़ी में मल मूत्रादि का अध्ययन किया जाता है। कफ, पित्त तथा वात की गड़बड़ियों से उत्पन्न हुए विकारों को नियमित रूप से औषधीय खुराकों के सेवन तथा परहेज से ठीक हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेदिक औषधियां शरीर पर पाचन तंत्र के माध्यम से प्रभाव डालती है। इसी कारण आयुर्वेदीय चिकित्सा के दौरान खान पान बहुत ही निश्चित, नियंत्रित तथा संयमित रखने का रोगी के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा निर्देशित किया गया है। और आज बृहद आयुर्वेद चिकित्सा के पुस्तक का थोड़ा सा अंश को पढ़ते हुए, और कल हमने पढ़ा था क्वाथ बनाने की विधि, उसके अलावा कुछ और आयुर्वेदिक के शब्द होते हैं आयुर्वेद की चिकित्सा में, जिसमें एक शब्द आता है हिम। हिम अगर किसी चीज का कहा जाए कि हिम क्या होता है, तो आयुर्वेद की भाषा में यदि हिम अथवा शीत कषाय बनाना हो तो 2 तोला औषधियों को 12 तोला अथवा 6 गुना जल में पहले दिन शाम को भिगो दें और प्रातः समय मलकर छानकर रोगी को सेवन कराएं। फांट, यदि फांट बनाना हो
तो औषधि से चौगुना गर्म जल तैयार कर लें। जितनी भी औषधि है उससे 4 गुना ज्यादा पानी लेके उसे गर्म कर लें। उसके बाद उसी पानी में औषधि को थोड़ी देर भिगो कर रख दें और पीस कर छान कर रोगी को पिला दें। कल्क, लुगदी। यदि कल्क बनाना हो तो गोली अथवा सूखी औषधि भांड की मात्रा 8 तोला है। चूर्ण सिल पत्थर पर डालकर जल के साथ भांग की तरह पीस लो, यही कल्क है। इसकी मात्रा 1 तोला है। खाने के लिए जो कल्क दिया जाता है उसे कल्क कसाय कहते हैं और तेल, घृत, आसव आदि में प्रक्षेप के लिए जो कल्क बनाया जाता है उसे कल्क प्रक्षेप कहा जाता है। कल्क की उपयुक्त मात्रा मृत्यु वीर्य वाली औषधियों की है। मध्य और तीक्ष्ण वीर्य वाली औषधियों की मात्रा न्यून समझना चाहिए। स्वरस। यदि स्वरस की आवश्यकता हो तो कच्ची औषधियों को सील पत्थर पर पीसकर बिना पानी मिलाए कूट पीसकर साफ महीन कपड़े से निचोड़ लें, यही स्वरस है। यदि स्वरस की गोलियां बना औषधियां न मिले तो सूखी औषधियों को जौकुट करके 8 गुना जल में रात्रि के समय भिगो दें और प्रातः के समय आग पर उठाकर चौथाई जल शेष रहने पर उतार कर काम में लाना चाहिए। यदि स्वरस में मिश्री, शहद, गुड़, जीरा, खार, नमक, चूर्ण तथा तेल मिलाने को हो तो 8 ग्राम मिलाना चाहिए। स्वरस 1 या 2 तोला तक दिया जा सकता है। पत्र कषाय। नोट: मधु, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय रस वाले पदार्थों वाले द्रव्यों का 5 प्रकार के क्वाथ की कल्पना की जाती है। इसको पंच कषाय कहते हैं, यथा स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांड। इनमें स्वरस से कल्क, कल्क से क्वाथ, क्वाथ से हिम, हिम से फांड लघु होता है। भागवत जी के मतानुसार फांड से हिम, हिम से क्वाथ, क्वाथ से कल्क और कल्क से स्वरस अधिक बलवान होता है। अतः व्याधियों को रोगियों की बलाबल को गंभीरता पूर्वक पूर्ण विचार करके उपरोक्त 5 में से रोगों के लिए उपयुक्त हो उसी का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि जब सब तरह के कषाय सबके लिए उपयोगी नहीं होता है। कूटपाक। कूटपाक करना तो समस्त औषधियों को जामुन या बड़ के पत्तों में लपेटकर ऊपर से मजबूत धागा बांधकर 2 उंगल मोटी मिट्टी चढ़ाकर सुखा लें। उसके बाद जंगली अरने, जंगली कंडों को तैयार करें, आग में रख दें। जब मिट्टी का रंग लाल शुभ्र हो जाए तब औषधि को पकी हुई समझना चाहिए और आग से निकाल कर खोल कर काम में लाना चाहिए, यानी रस निचोड़ लेना चाहिए। यही रस पुटपाक रस है। इस रस की मात्रा 4 तोले की है। यदि पुटपाक रस में शहद डालना हो तो 1 तोला डालें। यदि इसमें कोई कल्क अथवा पतला पदार्थ डालना हो तो 8 ग्राम डालें। चूर्ण। यदि चूर्ण बनाना हो तो सबसे पहले समस्त औषधियों को बीन चुनकर और फटक कर साफ स्वच्छ कर लें। उसके बाद औषधियाँ जितनी खिलती औषधियाँ जितनी मिलानी हो उतनी उतनी तोल कर मिला दें। चूर्ण को 3 बार छलनी से छानने से औषधियाँ भली प्रकार मिल जाती है। इस प्रकार उत्तम चूर्ण बनता है। यदि चूर्ण में गुड़ मिलाना हो तो बराबर का मिलाएं। यदि मिश्री मिलानी हो तो दुगनी मिलाएं। यदि चूर्ण में पतले पदार्थ मिलाकर पीना हो तो चौगुने पतले पदार्थ में मिलाकर सेवन करना चाहिए। यदि किसी चूर्ण में किसी औषधि की भावना देनी हो तो जिसकी भावना देनी हो उसकी भावना देकर चूर्ण को सुखा लेना चाहिए।
भावना देने की विधि। भावना देने का नियम यह है कि जिस क्वाथ या रस में भावना देनी हो, उस काढ़े या रस में चूर्ण को अच्छी तरह भिगोकर दिन में धूप में रखें और रात्रि में ओस में रखो। 7 भावनाएं देनी हो तो दिन तक भिगोकर प्रतिदिन धूप में और रात की ओस में रखें। प्रत्येक दिन भावना का रस अथवा काढ़ा प्रतिदिन तैयार करके भावना देनी चाहिए। अनुपान। अनेक औषधियों के सेवनार्थ कोई गलत चीज अनेक औषधियों के सेवनों उपरांत कोई पतली चीज पीने का नियम कायदा है। औषधि के साथ जो पतली चीज ली जाती है उसी को अनुपान कहते हैं। आजकल शहद आदि में मिलाकर औषधियों को चटाते हैं और शहद आदि के अनुपान कहे जाते हैं। अनुपान के साथ औषधि थोड़ी देर में अपना दिव्य चमत्कार दिखलाती है। इसलिए प्रायः औषधियां अनुपान के साथ सेवन करनी चाहिए। औषध जिस रोग का नाश करने वाली हो, उसका अनुपान उसी के रोग के नाश करने वाला होना चाहिए। तो आज हमने यहाँ पे संक्षेप में स्वाध्याय किए। अनुपान, भावना देने की विधि, चूर्ण, कूटपाक, पंचकषाय, स्वरस, कल्प, फांट, हीम और क्वाथ के बारे में कल की जानकारी मिल चुकी थी। बृहद होम्योपैथी चिकित्सा पुस्तक और लेखक हैं डॉक्टर राजेश दीक्षित। इसमें हमने कल जाना बायोकेमिक दवाओं 12 बायोकेमिक दवाओं से बनने वाली 28 प्रकार की बायोकेमिक दवाएं जो हर कंपनी बनाती है। उनमें से 11 के बारे में 10 के बारे में जानकारी हो चुकी थी, जैसे BC1 एनीमिया के लिए, खून की कमी, BC2 अस्थमा, BC3 कॉलिक अफारा, BC4 कब्ज कॉन्स्टिपेशन, BC5 सर्दी जुकाम, BC6 कोल्ड कफ, BC7 डायबिटीज, BC8 डायरिया, BC9 डिसेंट्री, BC10 टॉन्सिल इनलार्ज टॉन्सिल। BC11 का मिश्रण जो है संयोजन फेरम फॉस 3x, काली सल्फ 3x, काली मयूर 3x, नेट्रम सल्फ 6x, नेट्रम मयूर 6x। ये 5 दवाओं के मिश्रण से फीवर की औषधि तैयार होती है, जो BC11 के नाम से अनेकों होम्योपैथी दवा निर्माता बनाते हैं। इसका प्रभाव रक्त के दूषित हो जाने पर ज्वर, ठंडी वायु में रहने से ठंड लग जाना, सर्दी, कपकपी, निमोनिया, प्लूरिसी तथा अन्य कोई भी प्रादाहिक ज्वर के साथ ही आंख नाक में पनीला स्राव बहना आदि लक्षणों पर। BC12 हेड एच सिर दर्द के लिए फेरम फॉस 3x, नेट्रम मयूर 3x, काली फॉस 3x, मैग्नीशिया फॉस 3x। प्रभाव कठिन कब्ज, स्नायु शूल, दुश्चिंता, बेचैनी, भयाक्रांत होना, मस्तिष्क में रक्त संचय, अत्यधिक जागरण, सर्दी या भयंकर गर्मी लगने के कारण सिर दर्द, बमन में खाद्य सामग्री का ज्यों का त्यों निकल जाना आदि लक्षणों पर। खुली हवा में रोग के लक्षणों का घटना तथा बंद कमरे में जाने पर बढ़ जाना इस रोग का निर्णायक लक्षण है। लिकोरिया BC13, कल्केरिया फॉस 3x, कल्केरिया सल्फ 3x, काली फॉस 3x, नेट्रम मयूर 3x। प्रभाव त्वचा को काटने वाला पनीला स्राव, अनुतेजक तथा उत्तेजक स्राव,
का कम या अधिक परिणाम में बहना, मुगुष्टों में खुजली पैदा होने वाला स्राव, अंदर से सब कुछ बाहर निकल जाने पड़ने की अनुभूति वाला दबाव, दो मासिक स्रावों के बीच हरे रंग का स्राव, सुबह खुली वायु में घूमने के बाद सिर दर्द और आदि लक्षणों में आराम। खासरा, सम्मिश्रण फेरम फॉस, काली मयूर, काली सल्फ, जुकाम के साथ छींके आना, स्वर भंग, श्वास पथ का प्रदाह तथा खासरा की सभी अवस्थाओं में, विशेषकर प्राथमिक तथा पूर्व अवस्था पर सेवनीय है। मासिक धर्म विकार, मेंस्ट्रुएशन, BC 15, कल्केरिया फॉस 3x, मैग्नीशिया फॉस 3x, काली फॉस 3x, काली सल्फ 3x, समय से पूर्व काले रंग का धागे जैसा मासिक स्राव, वेदना युक्त एवं अनियमित होने वाला रजस्राव, वय संधिकाल में प्रकट होने वाले श्रम और श्राव संबंधी उपसर्ग, युवा एवं मध्यावस्था की तरुणा स्त्री को श्राव संबंधी सभी उपसर्ग आदि लक्षणों पर। नैराश्य, कल्केरिया फॉस 3x, काली फॉस 3x, फेरम फॉस 3x, मैग्नीशिया फॉस 3x, नेट्रम मयूर 3x। प्रभाव, नैराश्य, शक्ति चिंता, किसी भी कारण से उत्पन्न थकान या मानसिक अवसाद, स्नायु दुर्बलता, स्नायु शूल, प्रकाशय की दुर्बलता, अनिद्रा आदि लक्षणों पर लाभप्रद। बवासीर, पाइल्स, कल्केरिया सल्फ 3x, माफ कीजिएगा, पाइल्स BC 17, कल्केरिया फ्लोर 3x, काली सल्फ 3x, फेरम फॉस 3x, काली मयूर 3x। बादी या खूनी बवासीर के मस्सों में अत्यंत जलन, बाहरी अर्श, बवासीर के कारण पीठ में दर्द, और जो त्रिकासादि त्रिकास्थी तक पहुंचता हो। रक्तस्राव जो बवासीर में ब्लीडिंग्स होती हैं, उन आदि उपसर्गों पर प्रभाव है इसका। दंत क्षय, कल्केरिया फ्लोर 6x, सैलिसिया 6x, कल्केरिया सल्फ 3x। मसूड़ों में अनानासे ही रक्त निकलना या उन्हें दबाने पर रक्त मिश्रित मवाद निकलना, मसूड़ों के किनारों में प्रदाह एवं सूजन, श्वास में दुर्गंध एवं दांतों की जड़ें खोखली होनी आदि पर। BC 19, बात रोग, हाथ पांव की संधि स्थलों में सूजन, सामान्य ज्वर का हर समय बने रहना, हड्डियों के जोड़ों में तेज दर्द के कारण रात में नींद न आना, कमर में दर्द, स्नायु साइटिका की वेदना रात में बढ़ जाती हो और एक संधि के बाद दूसरे को आक्रांत करती हुई ऊपर बच तक पहुंचती हो, तो यह योग चमत्कार पूर्वक लाभ दिखाता है। चर्म रोग, BC 20, कल्केरिया फ्लोर 3x, कल्केरिया सल्फ 3x, काली सल्फ 3x, नेट्रम मयूर 3x, नेट्रम सल्फ 3x। दाद, औकात, छाजन, चंबल, एक्जिमा, चर्म रोग दब जाने के कारण त्वचा का शुष्क होकर ऊपर त्वचा पे छिलछिले उधड़ना, विशेषकर मस्तक पर, बच्चों के मुखमंडल पर, औकाता आदि सभी उपसर्ग पर लाभप्रद है। टीथिंग प्रॉब्लम, दांत निकलते समय बच्चों की चिड़चिड़ापन, चेहरा तमतमाया रहना, ज्वर बना रहना, आंखों की पुतलियों का चमकदार होकर होना, बच्चों के व्यवहार में अस्थिरता और अशिष्टता दिखाई देना आदि लक्षणों पर सेवनीय है। BC 21, कंठमाला, कल्केरिया फॉस 3x, फेरम फॉस 3x, काली मयूर 3x, सैलिसिया 6x। प्रभाव, यूं तो यह योग कंठमाला ग्रस्त सभी रोगियों को हितकर है, किंतु 4 से 10 साल तक के बच्चों के लिए विशेष लाभप्रद रहता है। आयु के हिसाब से बच्चे का आकार, वजन में वृद्धि न होना एवं कंठमाला के अन्य सभी उपसर्ग को शांत करता है। दंत शूल,
सब मिश्रण फेरम फॉस 3x, मैग्नीशिया फॉस 3x, कैलकेरिया फॉस 3x। दंत आवरण का नष्ट होना, दांतों का ढीला पड़ जाना, वायु जनित दंत शूल, दांत दर्द के साथ मसूड़ों में रक्त निकलना, भयंकर दंत वेदना जो गर्म पदार्थों के लगने से शांत होती हो, आदि लक्षणों में उपयोगी। इसके लिए जो दांत के लिए है, फेरम फॉस 3x, मैग्नीशिया फॉस 3x, कैलकेरिया फ्लोर 3x। दांत दर्द के लिए स्नायु एवं मस्तिष्क दौर्बल्य टॉनिक, नर्वस सिस्टम BC24, कैलकेरिया फॉस 3x, फेरम फॉस 3x, काली फॉस 3x, मैग्नीशिया फॉस 3x, नेट्रम फॉस 3x, अर्थात पांचों प्रकार के फॉस। यह रोग लंबी बीमारी के भोगने के बाद की कमजोरी, प्रसव उपरांत महिलाओं की कमजोरी, वृद्धावस्था के आलस्य एवं नैराश्य को मिटाता है, बढ़ने वाले बच्चों के अंग को सुडौल बनाता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। BC25 अजीर्ण, अफारा, गैस, वायुनाशक योग, सम्मिश्रण नेट्रम फॉस 3x, नेट्रम सल्फ 3x, साइलिसिया 3x। भूख का लोप, खट्टी मिट्टी डकार आना, अम्ला अधिक के कारण बार बार मुंह में पानी भरना, भोजन के तुरंत बाद या घंटे 2 घंटे बाद भयंकर उदर शूल, पकाशय का छत, सिर दर्द तथा अन्य आकस्मिक उपसर्गों पर सेवनीय। सरल प्रसूति, सम्मिश्रण मैग्नीशिया फॉस 3x, कैलकेरिया फॉस 3x, काली फॉस 3x, कैलकेरिया फ्लोर 3x। प्रयोग, गर्भवती महिला के यदि प्रसव के 3-4 माह पूर्व से ही इसका सेवन कराया जाए तो प्रसव वेदनाएं बहुत ही कम होती है और प्रसव सरलतापूर्वक हो जाता है। गर्भ में बच्चे को पुष्ट करके अकाल प्रसव को रोकता है। BC27 जीवनी शक्ति, सम्मिश्रण नेट्रमयूर 3x, काली फॉस 3x, कैलकेरिया फॉस 3x। स्नायु दुर्बलता, थकान, मानसिक शक्ति की कमी, नैराश्य, समय से पूर्व बुढ़ापे के लक्षण, सर्वांग दुर्बलता आदि उपसर्गों को दूर करने के लिए मस्तिष्क एवं स्नायु कोषों की ताजगी एवं शक्ति प्रदान करता है। सबसे लास्ट BC21 सामान्य टॉनिक, जनरल टॉनिक, सभी 12 बायोकेमिक औषधियां। प्रभाव, रोग मुक्ति के पश्चात की दुर्बलता को दूर करने के लिए यह प्रयोग रामबाण है। तो आज हमने होम्योपैथी, बृहद होम्योपैथी चिकित्सा की पुस्तक के स्वाध्याय से हमने स्वाध्याय के साधन में जाना बायोकेमिक की 28 दवाइयां किस किस जगह काम आती है उसके बारे में। आप सभी ने बड़े ध्यान से इसे सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आप सभी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। चलिए, वर्षा चड्डा दीदी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया ये कंठमाला रोग क्या होता है? जो कंठ के अंदर होता है, गले में। बाकी अभी हम रोगों के बारे में भी विशेष रूप से पढ़ेंगे जब बृहद आयुर्वेद चिकित्सा होगी। जो कंठ कंठ के पास गिल्टी होना और सूजन होना, आवाज में भारीपन होना, स्वर भंग होना। ठीक है भैया। जी भैया, धन्यवाद। पूजा कपूर दीदी। ये BC21 के बारे में अभी जो आपने बताया कि ये हर एक रोग की दवा है, इसमें क्या लक्षण नहीं देखा जाएगा? BC21 जी। BC21 टीथिंग का है।
BC-28 जो है सामान्य जनरल टॉनिक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 28 के बारे में। हाँ, ये टॉनिक है दुर्बलता जी। किसी भी रोग से मुक्त होने के बाद, जैसे हम कोई भी तकलीफ यानी कमजोरी को दूर करने के लिए। हाँ जी, जैसे बुखार के बाद की कमजोरी होगी तो उसमें दे सकते हैं। हाँ, 12 की 12 दवाएं मिला के दे सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद भाई। ज्योति गुप्ता बहन। जी भैया। भैया ये आपने बताया बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस के बारे में, तो ये भैया जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इनके अमाउंट भी तो अलग अलग होंगे कि सबका इक्वल अमाउंट लिया जाता है, इक्वल मात्रा सबकी समान? इक्वल अमाउंट लिया जाता है। जी, संजय चरणदास धन्यवाद। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पहला ये पूछना था कि मान लो सूर्य से और चंद्र होगा। माफ कीजिएगा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप चैट बॉक्स में लिख दें। सूर्य नाड़ी तो है, चंद्रमा पे लाना है, हमें तो क्या है? जहां तक मुझे समझ में आया, सुनने में आया, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, अगर सूर्य नाड़ी चल रही है और उसे चंद्र नाड़ी में बदलना है, सूर्य स्वर चलना है, स्वर बदलना, तो स्वर बदलने के लिए आप उस स्वर को बंद कर दीजिए। अगर दाहिनी स्वर से आपकी सांस चल रही है, आना जाना हो रहा है, श्वास प्रश्वास, तो आप दाहिने को बंद करके रखिए, तो बाएं से चालू हो जाएगा। किसी किसी को काफी समय लगता है, किसी किसी का जल्दी हो जाता है। और दूसरा प्रभु जी, जो पानी वाला आपने बताया था कि लाल शीशी में पानी रखना, वो अपना करना है या मरीज से कराना है? मरीज का, अगर किसी मरीज का होगा तो मरीज का, और किसी व्यक्ति का भी है। उनमें जो लिखा गया था उसके अनुसार तो ये था कि एक मिनट दोबारा देख लेते हैं इस पे। इसमें दोबारा इसे पढ़ लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं एक एक लाइन को। सूर्योदय विज्ञान के से लाभ उठाने के लिए आपको रोगों की प्रकृति को समझना होगा कि कौन सा रोग सर्दी से है और कौन सा रोग गर्मी से है। इस निश्चय के पश्चात सर्दी के रोगों को समाप्त करने के लिए सूर्य स्वर को लगातार चलाएं। इसी भांति गर्मी से रोगों को समाप्त करने के लिए चंद्र स्वर का ही प्रयोग करें। इन सब प्रक्रियाओं से आप बिना औषधि के ही शीघ्र ही रोग औषधि के ही शीघ्र ही रोग समाप्त कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आवश्यकता समझें तो सूर्योदय विज्ञान के ही सूर्योदय दवा तैयार कर लें। यह दवा वास्तव में कोई दवा नहीं बल्कि पानी मात्र है। इसे तैयार करने तथा संभाल कर रखने के लिए लाल रंग की तथा सफेद रंग की शीशी की आवश्यकता होगी। लाल और सफेद रंग की शीशी। अब आप एक कांसे के पात्र में जल भर के कांसे के पात्र में जल भर के अपनी नाक के पास ला करके नाक से 8 या 10 इंच दूर रख के जल को एक टकी लगाकर देखते रहें तथा अपनी सांस की हवा को जल तक पहुंचने दें। यह क्रिया स्वस्थ व्यक्ति करे। समझ में आ गया? रोगी का नहीं करना। जी प्रभु। जी, स्वस्थ व्यक्ति करे। मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। भैया इसकी रिकॉर्डिंग आप डालेंगे ना उसमें, नारी सुरक्षा के चैनल पे? हाँ जी, यहाँ तो लाइव ही चल रहा है दीदी। अच्छा। हम्म। क्योंकि जो आपने बताया था कि मासिक धर्म के बाद कितने दिन पर गर्भ धारण मतलब
किस प्रजाति किस तरह के लक्षण आते हैं बच्चों में, जी जी तो वो हम लोग लिख नहीं सकते थे, मतलब कंटिन्यू अलग 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 दिन का अलग अलग लक्षण था। जी जी। धन्यवाद। बहुत सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम भैया। कहने का मतलब ये था कि मतलब जिसको आता है उसको करना है। स्वर मतलब भैया स्वर विज्ञान के बारे में जिसको पता है, मतलब जो जानता है उसको करना है ना। अब तो जिसको जो जानना पानी, है, अब तो हम सभी को हाँ सीखना है। हाँ वो पानी के लिए बोल रहे थे ना, इसलिए पानी मैं बोल रहा हूँ, मगर वो पानी के लिए बता रहा पानी हूँ मैं, जो जानता है पानी उसको के लिए करना है। स्वस्थ व्यक्ति। हम्म। स्वस्थ व्यक्ति। स्वस्थ व्यक्ति। भैया मेरा भी एक अनुभव था, मैंने परसों आपसे सुना था ना, तो उसके बाद में किया। बाकी तो वैसे दीदी से भी सुना था, तब से किया नहीं था, मगर मैंने कल मतलब उस चीज को करके देखा। तो सुबह जैसे बेड से उठते बिस्तर से, तो उठने के लिए जो बताया था, तो जिस स्वर अपना जो स्वर चल रहा होता है उस पैर को मतलब जमीन पे रखना है, श्वासों को रोक के, और अपनी जो अंदर कोई भी भावना है मतलब किसी कार्य के प्रति, तो उस भावना को प्रकट करते हुए रखना है। तो ये चीज मैंने की थी भैया, तो मेरा कल बाकी वो पूरा हुआ। जबकि धोनी के लाले पड़ रहे हैं भैया, और सारी दुकानें भी बंद थी, और हमारे पास जितना मैंने सोचा था उतने से ज्यादा काम हुआ था भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील चौहान। वैसे जबकि धोनी भी हो रही। जी जी। सुनील चौहान। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं नारी सुरक्षा पे। नारी सुरक्षा के पास नारी सुरक्षा है क्या? नारी सुरक्षा स्वस्थ समृद्ध परिवार के द्वारा लाया गया दो शब्दों का एक विचार है, जिसमें हमारी माँ बहन बेटी नारी शक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और शारीरिक रूप का तो मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो मैं जीता जागता उदाहरण आप पिछले 5 दिनों से मैं बता सकता हूँ कि घर की नारी किसी कारण बस घर से बाहर गई है तो क्या हाल होता है। तो ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता। व्यास मुनि भैया भी हैं, मैं भी हूँ, हम सभी इस कैटेगरी में आए हैं। तो नारी का तो सिर्फ अनुपस्थिति मात्र से ये हाल है, तो उनके एक एस के मलिक भैया भी है भैया। हैं। एस के मलिक। अच्छा, एस के मलिक भैया भी हैं, ठीक है। तो नारी शक्ति की अनुपस्थिति मात्र से, और नारी शक्ति का एक स्वरूप बेटी के रूप में होना, वो भी अपने आप में मतलब हमारे पास मतलब मेरे पास तो थोड़ा सा एक बेटी है, 18 वर्ष की बेटी है, और एक 12 वर्ष की है। तो बहुत मदद है, बहुत आराम है। तो जब मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि इस पे और हमें विचार करने चाहिए। वाकई नारी शक्ति का तो सम्मान इतनी होनी चाहिए, सम्मान जिसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उनकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नारी शक्ति जो नारी सुरक्षा है, एक हमारे पास उत्पाद है जिसका नाम है सैनिटरी नैपकिन। उत्पाद है सैनिटरी नैपकिन, जिसे नारी सुरक्षा के नाम की पैकिंग में उपलब्ध कराया जा रहा है। नारी सुरक्षा की पैकिंग में ये आप देख रहे हैं सैनिटरी नैपकिन है, जो हर माँ बहन बेटी अपने जीवन के कई वर्ष और हर माँ मासिक धर्म के समय से गुजरती है, और उस समय होने वाली उनकी समस्याएं, उनमें जो दिक्कतें होती हैं, उन दिक्कतों को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास, छोटा सा प्रयास, एक बहाना। आप ये सोच लें कि अगर मेरी भाषा में कहें तो एक बहाना है उनसे जुड़े रहने का, और उन्हें रसोई चिकित्सा और परिवार का देखभाल
आयुर्वेद की, होम्योपैथी की परंपराओं के ज्ञान का उसके प्रति जागरूक करना और इसके माध्यम से उनकी सुरक्षा करना। सैनिटरी नैपकिन, इस नैपकिन की कुछ खासियत है बाजार में उपलब्ध, और इसमें कुछ खासियत है, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ ही खासियत है। अब तो 1 साल हो गए मुझे इस चीज को देखते हुए, तो 1 साल में मैं कह सकता हूँ कि इसमें कुछ ही खासियत है, बाकी सब जितनी भी चीजें सुनी सुनाई जाती है वो सब धोखा है। मुझे इससे बताया गया था कि इसके सेवन से लिकोरिया ठीक होता है, लेकिन मैं 1 साल में देख रहा हूँ कि बहुत सारी बहनें जो पहले लिकोरिया ठीक हो रखी थी, लेकिन लिकोरिया ठीक नहीं हुआ, दोबारा वो ग्रसित रहती है, औषधियां लेनी पड़ती है। सच है, झूठ नहीं है। हाँ, बाजार में जो दूसरे सैनिटरी नैपकिन है उसकी अपेक्षा इसकी सोकिंग पावर ज्यादा है और सॉफ्ट है, मुलायम है। इसके उपयोग से खुजली, खारिज, जलन, ये समस्याएं नहीं होती, स्किन की समस्याएं नहीं होती। इसके बारे में कहा जाता है कि इससे बहुत सारी चीजें हो सकती है, इन्फेक्शन वगैरह बच सकते हैं। हाँ, कुछ जो पीएच लेवल जो वहां पे ठंडक मिलती है उसकी वजह से, और कुछ समस्याएं, लेकिन किसी भी रोग का नाश नहीं करती, किसी भी रोग का नाश नहीं करती। ये कड़वा सच है। पिछले 1 साल के 1 साल से हमारे सानिध्य में, मतलब मेरे सानिध्य में, मैं किसी और का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे सानिध्य में जितनी भी बहनों ने इस्तेमाल करी है, चाहे वो पीसीओडी की समस्या हो, लिकोरिया की समस्या हो, उनमें आराम मिला है, उनके रोग का नाश नहीं हुआ, बचाव हुआ है। अगर उनको नहीं हो रखा है तो बचाव, लेकिन हाँ, सोकिंग पावर बहुत अच्छी है, पहनने में, उपयोग करने में बहुत अच्छा है, मुलायम है, ईचिंग, खुजली वगैरह नहीं होती, इसकी ये खासियत है। और प्रकृति के लिए भी थोड़ी सी बेनिफिट है बाजार के दूसरे सैनिटरी नैपकिन की अपेक्षा। इसकी पैकिंग में जो इस्तेमाल की गई चीजें हैं वो डिजॉल्व जल्दी हो जाती है, 2 4 5 6 महीने में सड़ गल जाता है। और बाजार में जो उपलब्ध होता है उनमें प्लास्टिक ज्यादा होता है, बरसों बरसों तक वो सड़ गल नहीं सकता। ये 5 6 महीने के अंदर भी सड़ गल सकता है, तो प्रकृति के लिए भी फायदेमंद है। इसके में ब्लड को सोखने के लिए जो इस्तेमाल किया गया है वो सैप सीट है, जिसका नाम है सुपर ऑब्जर्वेशन पॉलीमर्स। वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया एक ऐसा पॉलीमर्स जेल जो पाउडर फॉर्म में इसमें चिपका होता है, बहुत ही बारीक पाउडर फॉर्म में, 2 टिश्यू पेपर के बीच में, और उस एक सीट होती है, उस सीट का एक टुकड़ा इसमें डला होता है, जिसमें एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल के साइज में अलग अलग मात्रा की पानी को ऑब्जर्व करने के लिए, ब्लड को ऑब्जर्व करने की क्षमता है। इसकी बाइंडिंग के लिए, पूरी की पूरी आकार देने के लिए टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया गया है, पेपर इस्तेमाल किया गया है। प्लास्टिक या प्लास्टिक से बने कम किस्म की इलास्टिक टाइप की जो है वो नहीं है। इस सैनिटरी नैपकिन के उपयोग करते हुए 1 साल में बहुत सारी बहनों का जो व्यक्तिगत रूप से अनुभव आता है कि भैया इसकी काफी अच्छा है। पहले दूसरे जो हम इस्तेमाल करते थे उससे ईचिंग होती थी, इरिटेशन होता था, खुजली होती थी, स्किन में वहाँ प्रॉब्लम हो जाती थी, वो नहीं होता। इसमें एक एनाइन चिप है जो वैज्ञानिकों की एक खोज है, जब उस पर पानी डाल दिया जाता है, गीला हो जाता है तो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने से वहां पे बैक्टीरिया वगैरह जो होता है उसको मारना शुरू कर देता है, जो हमारे ब्लड में होते हैं। विशेष रूप में इसे और भी इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हैं, किसी का पीरियड डिले हो रहा हो तो 2 4 चम्मच पानी डाल के 2 3 दिन पहले से पहनना शुरू कर देते हैं तो पीरियड आ जाता है। सबके साथ नहीं, लेकिन किसी किसी के साथ हो सकता है। पीरियड के दिनों में दर्द होते हैं, उनमें कईयों को दर्द दूर करता है, कईयों को दर्द को दूर करने के लिए
दूसरी औषधियों का सेवन करना पड़ता है, जैसे गर्म पानी में घी डाल के पीना, अजवाइन मेथी उबाल के पीना। किसी किसी को इस पैड का उपयोग करने से जिनकी ब्लीडिंग कम होती है उनकी ब्लीडिंग खुल के आती है, ज्यादा आती है, तो वो डरना नहीं चाहिए, आपके उसको बढ़ावा देता है। किसी किसी को कम हो जाता है, ये भी देखा गया है। ये पैड यूज किस लिए करें? यूज करने के पीछे अगर उद्देश्य करें तो एक बहन अपने जीवन में 12 साल की उम्र से 15 साल 14-15 साल की उम्र से 45 साल की उम्र तक 30 साल 12 महीने 360 महीने, और हर महीने लगभग आज के समय के हिसाब से पैड यूज करती है। 50 रुपए का पैड यूज करती है, उसके 50 रुपए 100 रुपए के पैड में उसका एक महीना निकल जाता है। तो 360 × 100 इतने रुपए का पैड वो अपने जीवन में उपयोग करती है। जहां से भी वो ले रही है उसमें उनको बचत नहीं मिल रहा। नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन लेने से उन्हें बचत मिलेगी। अब बात आती है कि बाजार का पैड और इस पैड में अगर यहाँ बचत मिल रही है तो बाजार के पैड से महंगा भी है, तो बचत किस काम का? लेकिन जब इसे उपयोग में लाया जाता है तो बाजार के पैड से ये सस्ता पड़ता है। बाजार के पैड आपको दिन में 3 से 4 बदलने पड़ सकते हैं कई बार, या ऑन एन एवरेज 3 तो बदले ही जाते हैं, दिन में 2 और 1 रात में, तो 3 बदले जाते हैं। सामान्य रूप से बाजार में जो उपलब्ध पैड है वो 8-8.5 रुपए के हिसाब से। और जो नारी सुरक्षा में जो सैनिटरी नैपकिन है टिश्यू पेपर का बना हुआ, इसे उपयोग करने में पूरे दिन में 2 पैड लगते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको लगभग, अगर ट्रिपल एक्सल का साइज हो या एक्सल का साइज हो तो आपके पास घर पहुंचते पहुंचते 12 दूनी 24 रुपए, और साथ में बचत। उसके बाद एक ऐसे परिवार से जुड़ने का माहौल, मौका, जहां पे भाईचारे का, अपनेपन का, पारिवारिक माहौल, एक दूसरे की समस्याओं के समाधान करने में तत्पर, एक दूसरे का साथ देना, ये उद्देश्य है। कोई अगर पहली बार जुड़े हैं तो ये मिलेगा कैसे? उसके लिए आपको नारी सुरक्षा में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नारी सुरक्षा का एक वेबसाइट है www.nariSuraSha.in, नारी सुरक्षा। जब इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले लॉगिन करने का पेज खुलता है, लेकिन आपकी आईडी वगैरह नहीं बनी हुई है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा, तो नीचे एक छोटा सा शब्द होता है, अगर आपका कोई खाता नहीं है तो रजिस्टर करें। आप उसे टच करते हैं, उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटी पूछी जाती है वो जानकारी आप भरने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। एक इसमें बेहद जरूरी होता है रेफरल कोड। जो नारी सुरक्षा के उत्पाद को पहले ही उपयोग कर रहे हैं या नारी सुरक्षा में पहले रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, उनका रेफरल कोड, यानी जिन्होंने भी आपको जानकारी दी है उनका रेफरल कोड आपको उपयोग करना पड़ेगा। मंगाने के लिए जब आप लॉगिन कर लेते हैं आपको अप्रूवल हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्रूवल का सिस्टम है। अप्रूवल आपको 24 घंटे में, आपने जो भी अपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन की विधि और पासवर्ड वगैरह डाला है तो उसका अप्रूवल मिलने के लिए आपको 24 घंटे लग सकते हैं। 24 घंटे बाद आप दोबारा पुनः लॉगिन करने का प्रयास करेंगे। तो लॉगिन जब आप करते हैं तो आपके पास उसमें दाहिनी तरफ एक आइकन होता है, उस आइकन के पास प्रोफाइल है। जब टच करेंगे तो प्रोफाइल, और प्रोफाइल को टच करेंगे तो आपको पता जोड़ने का, पूरे को आप पढ़ते जाएंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे करते जाएंगे तो पता जोड़े। जब आप टच करेंगे तो पता जोड़ के उनकी जो भी पता में जोड़ना है, पहली लाइन में जैसे हमारा पता होता है पत्राचार, मतलब आपको कोरियर से या बाई पोस्ट जब ये पहुंचे तो पोस्ट ऑफिस वाले को और कोरियर वाले को जो जो क्वेरी चाहिए, आपका नाम, मोबाइल नंबर, घर का
मोहल्ला, गली नंबर, थाना, जिला, पोस्ट, राज्य, पिन कोड, इन सभी को सबमिट करके जमा कर देते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। फिर दाहिनी तरफ की कॉलम पे 3 लाइनें होती हैं, जहाँ पे आप टच करते हैं तो सबसे नीचे आता है ऑर्डर प्रबंधन। वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर प्रबंधन के लिए भी बाकी सारी चीजें रखी हुई है, व्यवस्थाएं उनमें जो भी लिखी हुई है वो सारी चीजें आपको डालना पड़ता है। जब पहली बार जब आप इसे सिलेक्ट करते हैं, आपको साइज अपने हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, या नहीं समझ में आ रहा है तो आप मिक्स ले सकते हैं। तो आपको 551 रुपये, 400 रुपये का पैड, 90 रुपये कोरियर चार्ज और 61 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज, 551 रुपये की धनराशि के देने से आपको ये पैड आपके दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है। आप उपयोग करते हैं, अच्छा लगता है, दोबारा मंगाते हैं, दोबारा यही प्रोसीजर है। आपको अच्छा लगता है, आप किसी अपने बहन, सहेली, भाई, किसी को भी बताते हैं कि ये पैड है, आप वहां से मंगा सकते हैं। आप भी उन्हें मंगा के दे सकते हैं, या आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करके ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपको आपका अपना रेफरल कोड उन्हें देना होगा। इस प्रक्रियाओं में आपको जब देखेंगे तो आपके डैशबोर्ड, जब आप लॉगिन करेंगे तो एक डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड पे दिखेगा कि जैसे ही आपने एक ऑर्डर लगाया तो आपके किए गए खर्च पर एक बचत राशि आपके खाते में जमा हो जाती है। जब जब आप यहाँ से खर्च करते हैं, खरीदारी करते हैं इस वेबसाइट से, तो आपकी हर खरीदारी पर यथासंभव एक बचत राशि आपके लिए दी जाती है। और आपके रेफरेंस में आए हुए परिवार जब भी वो खरीदारी करेंगे तो उन्हें तो बचत दी जाएगी उनकी खरीदारी पर, उसके साथ साथ आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, क्योंकि आपके माध्यम से एक परिवार जुड़ा और उस परिवार ने नारी सुरक्षा के उत्पादों को उपयोग करने के लिए ऑर्डर किया। तो उस ऑर्डर पे उनको तो बचत राशि और आपको प्रोत्साहन राशि, इस तरह कड़ी से कड़ी जुड़ता हुआ 7 गहरे स्तर तक, यानी आप और आपके बाद 7 गहरे स्तर तक, किसी भी स्तर से जब भी कोई खरीदारी होगी उनपे आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यही आपकी है बचत। और इसी पूरे प्रकर्म को जो है एक नाम दिया गया, घरेलू बचत व्यवसाय, नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय। इस घरेलू बचत व्यवसाय में विशाल रूप है। इसे समझने के लिए समय समय पे, आने वाले समय पे इसे विस्तार रूप से समझाया जाएगा कि किस प्रकार हम एक बहुत अच्छी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अपने जानकारों को इस नारी सुरक्षा की वेबसाइट से जोड़ देते हैं, और उनके साथ जुड़ते जुड़ते एक बहुत बड़ा विशाल रूप हो जाता है। 100, 200, 500, 1000 परिवारों का। जैसे आज अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं कि आप आज हैं और आपके 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों की शादी करेंगे, उनसे फिर बच्चे होंगे, उनके फिर शादी करेंगे, उनसे फिर बच्चे होंगे। इस तरीके से अगर 7 गहरे स्तर को इतना ही कैलकुलेशन करते हैं तो देखा जाता है कि हम अकेले 2 प्राणी थे, 2 से 500, 100, 200, 400 प्राणियों में बदल गए, एक विशाल ग्रुप हो गया। और हर किसी के द्वारा किए गए खर्च, क्योंकि यहाँ पे जरूरत की चीज है, 15 साल तक, मतलब 30 वर्ष तक एक परिवार इस उत्पाद का उपयोग करेगा। एक बेटी जब वो मासिक धर्म में आएगी तो अपने जीवन में 30 वर्षों तक कम से कम सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करेगी, और उसकी हर खरीदारी पर आपके लिए बचत, प्रोत्साहन राशि आपको मिलेगी। एक विशाल रूप, इसे आप समझ सकते हैं। बस इस काम को बड़े ही सब्र के साथ, आज कोई पैदा हुआ है तो आज ही उसकी 3 पीढ़ियां नहीं खड़ी होने वाली। 3 पीढ़ियां आने में समय लगेगा, 7 पीढ़ियां आने में समय लगेगा।
तो सब्र के साथ जुड़े रहना और करते रहना, कछुए की चाल से चलते रहने से ही जीत हासिल होगी। बस कम शब्दों में नारी सुरक्षा को समझाने का प्रयास, और इन सभी के साथ साथ विशेष रूप से नारी सुरक्षा में की गई हर खरीदारी पर एक बचत नारी सुरक्षा को संचालकों को मिलेगी। उस बचत से एक सपना, खुली आंखों का, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसका शिलालेख संग्रहालय हो, किताबें नहीं हो, पत्थरों पर लिखा हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस व्यापारिक बिजनेस प्लान को करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद से, तो आप सभी का सहयोग तन मन धन से चाहिए। यथासंभव नारी सुरक्षा में उपलब्ध उत्पादों को उपयोग करवाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में शिलालेख संग्रहालय में एक मददगार बने, भागीदार बने, मददगार बने, हिस्सेदार बने और अपने लिए भी घरेलू बचत व्यवसाय करें। वंदे मातरम। जी, कोमल बहन या कोमल बहन भैया लखनऊ से वापस आ रही है, तो वो ज्योति बहन, सुनील प्रसाद जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। ये बवासीर के लिए है, बायोकेमिक में 10 दवाई है, तो 10 दवाई के लिए हर एक 125 ग्राम पानी लेना होगा। हाँ जी, अगर 10 गोली मिलाते हैं तो आपको लगभग 1 सवा लीटर पानी मिला के गुनगुने पानी में घोल के रखिए, उसमें से 1 अच्छा, चम्मच पानी पिलाते रहिए। एक सुनील चौहान जी। वंदे मातरम भैया जी, पहले आवाज नहीं आई थी मेरी। जी भैया। वो जो ये बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 1 है, ये एनीमिया के लिए गर्भावस्था में भी दे सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आज मैं गया तो जो ब्लड का लेवल है उनमें वो कम होता जा रहा है, और मुनक्का, खजूर, ये सब कुछ मैं दे चुका था, 2-3 महीने से दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, 7.6 पॉइंट है ना ब्लड? अभी नहीं, 8 है, 10 से 8 आ गया है। कोई बात नहीं, 8 है तो ठीक है, अभी तो 6 पॉइंट में डिलीवरी हो जाती है और कुत्ते बिल्लियों की तो जांच ही नहीं होती। सही बात। ठीक है। ठीक है जी। जी भैया। वंदे मातरम भैया। ज्योति गुप्ता बहन। जी भैया। जी। चश्मा उतार लीजिए जो लगा रखा, समापन। और कमर सीधी करके, नेत्र बंद करके, ईश विनय के साथ आज की इस कक्षा का समापन। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। हाथों को आपस में रगड़ेंगे, महसूस ही गर्मी को नेत्रों तक ले जाएंगे और नेत्रों को खोलेंगे। जय श्री जी भैया।
प्रकार से आज की कक्षा का समापन करते हैं। मिलते हैं शाम को 4 बजे नारी सुरक्षा की कक्षा में और रात 8 बजे चौपाल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम 4 बजे, रात्रि 8 बजे चौपाल में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव गांधी।